अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, अमन व अमान के हवाले से अगर बात करें तो यूं मालूम होता है कि केपी में मामलात मुकम्मल आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। सिर्फ अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर अटैक के बाद की सिचुएशन की अगर बात करें तो इन 2 दिनों में आज कोहाट में एक पुलिस वैन पर अटैक हुआ जिसमें डीएसपी समेत 3 एहलकार जाँ बहक हुए। इसी तरह कल कर्क में एक अफसोसनाक वाकया भी सामने आया था जहां पहले दहशतगर्दों ने क्वाड कॉप्टर के जरिए फेडरल कांस्टेबलरी के कैंप पर हमला किया और फिर जब इस हमले में ज़ख्मी एहलकारों को एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो हमलावरों ने इन एम्बुलेंसेस को भी टारगेट कर दिया और इसकी पूरी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अब ये सब जिस सूबे में हो रहा है वहाँ के वज़ीर आला साहब की तमाम मसरूफियात सियासी नौयत की दिखाई देती हैं। बानी पीटीआई को किस तरह रिहा करवाना है वो वहाँ अपनी तमाम एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो इनका सारा फोकस इस बात पर है कि किस तरह हमने अपोजिशन को क्रश करना है। ये मामला के दहशतगर्दों से किस तरह निपटना है, ना तो इसके लिए वफाक और सूबाई हुकूमत के पास प्रैक्टिकल सलूशन है, ना कोई पब्लिक नैरेटिव है और ना ही इसमें दिलचस्पी है। हाँ, कुछ दिनों बाद एक आधी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर सुनने को मिल जाती है जिस पर एक हुकूमत दहशतगर्दी के हवाले से दूसरी हुकूमत को टारगेट करती है। इसके अलावा सियासी डिबेट पर आएँ तो बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से रात गए खबर आई कि उन्हें आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए एक दफ़ा फिर से पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इन्हें इंट्रोवेट्राइनल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। डोज देने के बाद इन्हें अडियाला जेल वापस ले जाया गया। अब इस सारे प्रोसेस में पीटीआई एज एक्सपेक्टेड तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है कि इलाज के इस अमल में इनके ज़ाती मुआलिज या ख़ानदान वालों को रसाई नहीं दी जा रही। अब सारे मामले पर तजिया किया जाए तो हम ये बार बार मेंशन कर चुके हैं कि बानी पीटीआई का आंखों का ये केस फ्यूचर में एक रेफरेंस के तौर पर बनेगा। जिस तरह आज पीटीआई वालों को इनके किए याद करवाए जाते हैं तो इस हुकूमत को भी ये याद करवाया जाएगा कि इन्होंने अपने दौर में मुखालिफिन के साथ क्या सलूक किया। आज जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं इनको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि मुस्तकबिल में इनके साथ क्या हो सकता है। प्रोग्राम में आगे चलें तो हमने देखा कि वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया था जिसने बड़ी मीडिया हाइप क्रिएट की, मगर अब इसी फोर्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि इस किस्म की प्लानिंग को पीटीआई के अंदर से भी मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। आज अंसार अब्बासी साहब की एक लीड स्टोरी सामने आई जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि बैरिस्टर गौहर जो पार्टी चेयरमैन है वो इस मंसूबे को मुतनाज़ समझते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इस पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्टोरी में लिखा कि वज़ीर आला ने 22 फरवरी को मुजव्वज़ा फ़ोर्स के अरकान से हल्फ लेने का इरादा भी किया था जिसको इसकी मुखालिफत की वजह से डिले कर दिया गया। अब इस सारे मामले पर अगर पीटीआई केपी चैप्टर के मौक़िफ़ की बात की जाए तो मुशीर इत्तलात शफ़ी जान इस किस्म की तनकीद के बाद वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि वज़ीर आला को इस किस्म की फ़ोर्स के लिए पार्टी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। अब क्या ये पार्टी के अंदर पार्टी बनने वाली बात है, इसी पर हम बात भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया फायरवॉल पर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की बात करें जो फायरवॉल के फेलियर पर भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। कल उन्होंने ये कहा कि 40 अरब रुपए की फायरवॉल अगर फेल हुई है तो दोबारा बनाई जाएगी और अगर ये दूसरी बार भी फेल हो जाए तो तीसरी बार भी फायरवॉल बनेगी। इस पर अगर 40 अरब की जगह 400 अरब भी लग जाएं तो लगाए जाएंगे। इसी पर हमारा सवाल ये है कि वो जिस तरह 40 या 400 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, क्या इनको इस वक्त मुल्क की इकॉनमी की सिचुएशन का इल्म है? क्या उनको मालूम है कि मुल्क की IMF ड्रिवन इकॉनमी में हुकूमत के पास क्या है? हुकूमत अपनी सरकारी रिपोर्ट में ये क्लेम कर रही है कि गुर्बत की शरह 29% हो चुकी है। ऐसे में थोड़ी संजीदगी बातों में ज़रूर ज़ाहिर करनी चाहिए। इसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं और आमिर ज़ियाद साहब मौजूद हैं। आप तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का। आमिर साहब आपसे आगाज़ करूँगा। रिसेंट पास्ट में अगर हम रिपोर्टिंग देखें कुछ सहाफ़ियों की तो बात ये हो रही है कि स्पेस दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और यहाँ तक भी कुछ लोग चले जाते हैं कि कौमी हुकूमत का क़याम हो जाएगा और अनसर्टनटी बहुत ज़्यादा आपको रूमर की फॉर्म में दिखाई देती है। कल जो गुज़श्ता रात की अगर हम बात करें तो खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि एक मैसेज करके हमें सिर्फ बताया गया है, लेकिन ये डिमांड के फैमिली की प्रेजेंस में उनका इलाज हो, ज़ाती मुआलिजीन को बुलाया जाए, ये मंजूर नहीं की जा रही। एक तरफ पीटीआई कह रही है, हमारी भी नहीं सुन रहे
और दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि गवर्नमेंट की भी नहीं सुनी जा रही, तो फिर हो क्या रहा है? अच्छा देखें जी, जहाँ तक है ना ज़ाती मौलजीन की बात और फैमिली के मिलने की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब किसी भी कैदी को तकलीफ होती है, और पॉलिटिकल कैदियों की तो जाहिर है कि फिर वो आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, कंपैरिजन शुरू हो जाएगा ना। पीटीआई उस वक्त क्या कहती रही, क्या करती रही, इस बात को छोड़ के जो कुछ भी है, पहला हक है इमरान खान का कि उनकी फैमिली और उनके ज़ाती मालिक तक आपको रसाई देनी पड़ेगी। और जब आप रसाई नहीं देते तो फिर क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे कल बैरिस्टर गौहर ने एक ट्वीट किया कि मुझे मैसेज के जरिए आया, उसके ऊपर भी पीटीआई का सोशल मीडिया उनके गले पड़ा हुआ है कि आप 10 मिनट के फासले पे थे, आप नहीं आए। और ये बात हो रही है सारी की सारी उसके अंदर कि जी आपको आना चाहिए था, दूसरों ने इतला कर दी। ये बहस चलती रहेगी जब तक इमरान खान से उनके ज़ाती मालिक, मेरे ख्याल में डॉक्टर फैसल को बुलाने में कोई हर्ज नहीं था, चाहे नदीम कुरैशी उन्होंने कहा हो, लेकिन वो ज़ाती मालिक तो नहीं है, उन पर ट्रस्ट किया है उन्होंने, जो अल-शिफाई ट्रस्ट के डॉक्टर हैं। और डॉक्टर आरिफ की ये ट्रस्ट तो इसलिए माना जाएगा कि उनकी बात को तो इमरान खान ने कहा जी मेरी 85% आँख ख़राब हुई है, और वो सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी, ज़ुबानी अगले दिन बताई। तो फिर उन्होंने ही लिखा कि अब इमरान खान की बिनाई बेहतर हो गई है और वो बेहतर देख रहे हैं। और नदीम कुरैशी की रिपोर्ट पे उन्होंने, सलमान अकरम राजा ने कहा कि जनाब वो पहले वॉल क्लॉक भी नहीं देख सकते थे, वॉल क्लॉक से वो यानी घड़ी की सुइयां नहीं देख सकते थे, अब देख सकते हैं। और अगले दिन उन्होंने फिर वो स्टांस लिया जो पीटीआई के सोशल मीडिया के प्रेशर पे कि नहीं, हमें मिलवाया जाए। मैं उस मुतालबे के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि ये होना चाहिए कि उनके वकील की जगह जब फैमिली मेंबर की बात हो रही है वो जाए और मुआलिज चला जाए, तो ये सारी बहस ही खत्म हो जाएगी कि क्यों हो रहा है। अब वो जो फैमिली मेंबर्स के ऊपर कदगन की बात आती है वो उनके सियासी बयानात और रवैये पे आती है, लेकिन ज़ाती मालिज में तो डॉक्टर फैसल के ऊपर हमें ट्रस्ट करना चाहिए। उनके ऊपर इमरान खान ने नवाज शरीफ के लिए भी ट्रस्ट किया था कि उनको बुलाया गया था उस बोर्ड में, प्लेटलेस वाले में डॉक्टर यास्मीन राशिद, दो इनके तो अपने बंदे थे ना। वैसे तो उस वक्त मेरी चौधरी परवेज अलाई से मुझे याद है, अगर डॉक्टर का नाम मैं गलत नहीं दे रहा, डॉक्टर फैसल शायद सर्विसेज हॉस्पिटल के थे, बड़े सीनियर डॉक्टर। मेरी उस वक्त बात हुई, वो स्पीकर थे पंजाबी असेंबली के, उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरे हाथ दिलाए हुए डॉक्टर ने और ये रिपोर्टा बिल्कुल ठीक ने। तो वो जो ट्रस्ट था वो यहाँ पे भी डेवलप होना चाहिए। जैसे सलमान अकरम राजा ने पहले अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट किया कि नदीम कुरैशी ठीक है और हमने इनाम दिया, इससे आगे ये बात होनी चाहिए कि भाई आप उनकी इलाज पे सियासत ना करें, ना गवर्नमेंट करे, ना ये करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि इलाज पे सियासत नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर नसरुल्लाह साहब ये जो हमने 2 इंटरव्यूज़ सुने हैं रिसेंटली, गंडापुर साहब की गुफ्तगू है उसमें और मरवत साहब की है, और दोनों ने आइडेंटिफाई किया कि अलीमा खान साहिबा और बुशरा साहिबा इनकी तरफ से जो पार्टी से एक कदम आगे चल के डायरेक्टिव्स दिए गए उसने नुकसान पहुंचाया। कोई ये कह रहा है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं अलीमा साहिबा को मिलने भी ना देता खान साहब से। तो एक तरफ उनकी फैमिली की ये दरख्वास्त कि उनसे मुलाकात करवाई जाए, दूसरी तरफ उन्हीं पर तनकीद कि उनकी वजह से खान साहब जेल में हैं। इसमें क्लैरिटी कहाँ से आएगी? तनकीद ये होती है कि पहले गंडापुर साहब की किसी बात पे लोग बिलीव नहीं करते थे, अब मुस्लिम लीग नवाज़ के सब लोग उन्हें कोट करना शुरू हो गए हैं, वो बिलीवेबल भी हो गए हैं। तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अली मीर गंडापुर साहब की तोपों का रुख इस वक्त जो है वो अलीमा खान साहिबा की तरफ है या पार्टी के दीगर रहनुमाओं की तरफ है। इसी तरीके से शेर अब्दुल मरवत साहब जो है वो आड़े हाथों ले रहे हैं अलीमा खान साहिबा को। तो यकीनी बात है हुकूमत के हल्के या हुकूमत के हमायती लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। हमारे यहाँ ये सियासत तो यही होती है ना कि दो आपस में लड़ पड़ते हैं तो हम उसमें मज़े लेने वाली कौम है। वो सियासतदान भी ये चाहते हैं कि पार्टी उनके मुखालफ ग्रुप आपस में लड़ते रहें। लेकिन सोचने का मकाम पीटीआई के लिए भी है कि जो अपने आप को एक बहरहाल जो है एक नई जमात या रवायती जमात से हट के अपने आप को जमात गर्दानती थी, अब वो उसी तरीके से उसी सियासत उसके अंदर मौजूद है जैसी बाकी सियासी पार्टियों में, बल्कि शायद इतनी बाकी सियासी पार्टियों में नहीं होती थी जितनी यहाँ पे है। धड़ेबंदियाँ, ग्रुप बंदी, एक दूसरे को लेग पोलिंग, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मुसलसल जारी हैं। रही बात जिसका जिक्र राणा साहब भी कर रहे थे, देखें कई हुकूमत भी ना ज़िद दिखाना शुरू कर देती है खामखा की। अच्छा, हुकूमत ज़िद इसलिए दिखाती है कि हुकूमत के ऊपर वो बड़े बुरे अलकाबात से पुकारते हैं पीटीआई वाले, वो जिस तरीके से उनको रोज़ाना चैलेंज दे रहे होते हैं या उनको ऐसे नामों से पुकार रहे होते हैं जिससे वो वायरल जो बिलो दी बेल्ट भी बाज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। उसका गुस्सा हुकूमत ये निकालती है जी ठीक है, हम आपकी मर्ज़ी के डॉक्टर को जो है ना या आपकी
फैमिली डॉक्टर को हम नहीं जाने देंगे। ये जिद नहीं करनी चाहिए हुकूमत को। नहीं, उस पे जेल रूल्स को वो कोट करते हैं ना कि उसमें ये कैटेगोरिकली लिखा हुआ रूल्स है। जो है उस वक्त हुकूमत कहाँ पे थी जब सुबह 7 बजे जाके जेल के दरवाजे खुलते थे, वो जनाब अली मीर गंडापुर साहब और आजम स्वाति सब जेल चले जाया करते थे। हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। जेल रूल्स तो उसके लिए होते हैं ना, कवानीन किसको सुनाए जाते हैं, जिसको ना इजाजत देनी हो। अगर आपने उनके फैमिली डॉक्टर को नहीं मिलाना तो आपके पास 100 बहाने हैं। आप कहेंगे जनाब ये देखें कोर्ट का फैसला है, आप देखिए ये देखें जी जेल रूल्स ये कहते हैं, और हमने प्रॉपर इलाज करवा दिया। अगर आपने मिलवाना होगा आप 1 सेकंड लगेगा, सुबह डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब चले जाएंगे, इमरान खान साहब से मिल लेंगे। और मेरे ख्याल में हुकूमत को ख़ास तौर पे, अब पता नहीं इनको कौन मशवरे देने वाला है, ये अपनी चीज़ों को खामखा उलझाते रहते। भाई अगर फैसल सुल्तान साहब मिल के चले जाएंगे तो कौन सा इमरान खान साहब ने रिहा हो जाना है? अच्छा। कौन सा जो है वो कोई बड़ा पैगाम दे के फैसल सुल्तान साहब के हाथ में भेज देंगे? भाई डॉक्टर फैसल सुल्तान एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो अगर चले जाएंगे जाके उनसे मिल लेंगे, और जाके उनके अगर कोई और भी उनका ज़ाती मॉलेज जाता है तो जाके अगर वो आके बता देगा कि खान साहब की ये ऐसी सेहत है, तो उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा? मसला ये है कि आप रात को उनको इलाज के लिए ले भी आते हैं, इलाज प्रॉपर आप उनका कर भी रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी आप दे रहे हैं, लेकिन सियासी मैदान में आप उनको जो है अपने खिलाफ तोपों का रुख अपने खिलाफ कर। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी इसी हुकूमत का हिस्सा हैं जो कह रहे हैं कि 2 बार हमने डील ऑफर की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। मेरे ख्याल में राना साहब ने तो जो है ना वो पीटीआई को जो है वो जिस मुश्किल में फंसी हुई है उससे राना साहब ने निकालना चाहते। वो कहते हैं फंसी रहे, वो कहते हैं ना बब्बर शेर बन के रहे भाई, ताकि तकड़ा रहे लड़दा रहे। ये देखिए, ये मेरे ख्याल में राना साहब का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो इसी तरीके से हुकूमतें करती भी ऐसे ही हैं। हुकूमतें बाज़ का तो आपको लगता ही है कि वो आपको इंगेज कर रही होती हैं, डाइवर्ट कर रही होती है चीज़ों को। वो कई आज की बहस को किसी और बहस में लेके जाते हैं। अब देखें ना, कुछ लोग कहते हैं जी फलां चीज़ हो गई, फलां चीज़ हो गई, हुकूमत में दरमियान में से एक बंदा उठता है वो नई एक बात कर, मतलब ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, ये स्ट्रेटजी है आपकी। मेरे ख्याल में मुझे तो लगता ही है, आमिर साहब बेहतर बता सकते हैं। मुझे तो राना साहब के जितने भी बयान है स्ट्रेटजी कैसा लगते हैं कि ठीक है इनको एंगेज रखे। अच्छा मुझे बताइए, इमरान खान साहब अगर बाहर ना आना चाहते, अगर वो किसी डील या ढील या जो भी है ना लेना चाहते, पूरे इमरान खान का रिकॉर्ड पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बातचीत करने को तैयार हैं। आरिफ अलवी साहब का रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हम दरवाज़ा नाक कर रहे हैं, आगे से दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा। अलीमा खान साहब के रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद है, हमें बताया तो जाए वो चाहते क्या हैं, मैं जाके इमरान खान साहब से बात करूंगी, मैं उनको मना लूंगी। ये सारी चीज़ें खान साहब के यहाँ रिकॉर्ड मौजूद है। मतलब क्लैरिटी है इसमें कि वो बात करने को तैयार थे, इसमें 2 राय नहीं है। आमिर ज़िया साहब, एक तरफ सुहेल आफरीदी साहब के एक्टिविज़म की बात करें तो जब वो वज़ीर आला बने तो पीटीआई के बहुत से लोगों ने कहा कि ये उम्मीद की नई किरण है और ये खान साहब की रिहाई के लिए वो मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे। उन्होंने अब रिहाई फोर्स का ऐलान कर दिया। अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को हल्फ भी लेना था उन्होंने इस फोर्स से। अब शक्ल तो इसकी एक प्राइवेट मिलिशिया टाइप लग रही है जिसकी आइन में परमिशन नहीं है, इसीलिए पीटीआई के अंदर से भी मुखालफत की गई इस फोर्स की कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सियासी कमेटियों पर तवज्जो दें, सियासी तहरीक चलाएं। लेकिन शफी जान साहब कह रहे हैं कि हमें पार्टी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, सुहेल साहब ने कह दिया तो ये होकर रहेगा। तो क्या कोलिजन करना है, फिर किस तरह से ये रिहाई मुमकिन होगी? ये सब ऑप्टिक्स हैं या कोई? मुजम्मिल, बात ये है कि सियासी जी मैं ये कहता कि सियासी हिद्दत में कमी की जो कुंजी है ना, वो साहिब इख्तियार जो लोग हैं उनके पास है, हुकूमत के पास है। अगर आपको कहते हैं कि जरा सी सियासी हिद्दत में कमी लाए और उसके लिए आपको चंद जेस्चर्स का मुजाहरा करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे दोनों दोस्त कह रहे हैं कि भाई अगर मतलब एक बिला वजह की एक बिला वजह का आपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन दिया हुआ है कि जिसमें हुकूमत ही पे तनकीद हो रही है, बड़े आसान सी बात है कि भी उनको, और बैन अवी सतह पे भी हो रही है, आप अंदाजा कीजिए कि जी उनको उनकी मर्जी का मालिज आप दे दें, उनके लोगों से आप मिलने दें, वो चीजें मैनेज हो सकती हैं गुफ्तगू के जरिए। लेकिन उसमें इतना ज्यादा मतलब है आपने उसको मुश्किल बना दिया है, तो जो फिर मुश्किल काम है जिनको हल होना चाहिए वो तो फिर बिल्कुल ही नामुमकिन लगते हैं। जब कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स आप जो है उनको हासिल नहीं करने दे रहे, तो फिर जो वाकई असल इशूज है उस पर तो बात ही नहीं होगी। और जब ये अगर आप ये पैगाम दे रहे हैं अपने अमल के जरिए, मैं अल्फाज की बात नहीं कर रहा कि अल्फाज में राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया और वजीर आजम साहब ने कैबिनेट में क्या कहा मुज़ाकरात के हवाले से, अमल के अंदर जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो लामहला जो है दूसरी जो आपके मुखालिफ है वो भी अपना रवैया सख्त करेगा। और बेशक उसके सख्त रवैये से फर्क ना पड़े आप पे और आपकी हुकूमत जो है इसी तरह चलती रहे और वो फोर्स जो है वो नॉन स्टार्टर हो जैसे कि आप फरमा रहे हैं, ये तो तमाम उसकी बात है ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इफ एंड बट्स की बात है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जो एक वो है कंट्रडिक्शन है, तज़ादात है, वो बढ़ते रहेंगे। एक जो दुनिया को नजर आएगा कि जी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो सेटल्ड नहीं है,
तो ये आप पैगाम मुसलसल दे रहे हैं, और जब ये पैगाम देंगे तो ना आपकी मईशत ठीक होगी, ना आप खारजा महाज पे आप कहते हैं कि कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई फल फ्रूट हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना, लोगों के इतराज़ात जो हुकूमत की कारकर्दगी पे, उसके कंडक्ट पे बढ़ते जा रहे हैं, तो हुकूमत खुद जो है वो पेचीदगी लेकर आ रही है। बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान के अंदर किसी मलेशिया की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर वो कोई फोर्स बना लेते हैं और वो बकौल उनके, जो हमारी भी बात हुई है कि जी वो पुरम जद्दोजहद करेगी, देखिए ना पाकिस्तान में पुरम जलसा जुलूस करना, पुरम तरीके से मतलब है कोई हड़ताल करना, कोई जुलूस निकालना, कहीं पे बैठ जाना, तो कोई वो खिलाफ कानून बात नहीं है। तो अगर कानून के दायरे में रहकर करेंगे तो यकीनन, लेकिन आपने क्योंकि जमहूरी रास्ते भी बंद किए हुए कि आप पीटीआई को जो है ना जलसा जुलूस करने की इजाजत दे रहे हैं खुलकर, केपी के अलावा जहां पे उनकी हुकूमत है, आपने उनके ऊपर जो कितने मामूली से डेमोक्रेटिक राइट्स है वो कर्टेल किए हुए हैं, तो फिर क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो इत्तेदाल पसंद है, वो मुज़म्मिल आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप तारीख के भी तालिब इल्म हैं, कि इत्तेदाल पसंद पीछे हो जाते हैं और इंतहा पसंद आगे आ जाते हैं। और इंतहा पसंदों की कई शक्लें होती हैं, विद इन द पार्टी भी होते हैं, विद इन द सिस्टम भी होते हैं, और आउटसाइड द सिस्टम भी होते हैं। और पाकिस्तान में दो इस वक्त आपको इंतहा पसंद कुव्वतों से आप ऑलरेडी लड़ रहे हैं। आप बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं। आप जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सांस लेने की अगर गुंजाइश नहीं देंगे तो मामला आगे बढ़ेगा नहीं। और आखिरी बात, देखिए मुज़ाकरात की बात सुनना मुझे अच्छे लगे, उन्होंने कहा कि भाई टैक्टिक्स है हमारे, उन्होंने तो बात ये हो सकता है टैक्टिक्स हो, मगर एक और सवाल है कि क्या ये मुंतखब हुकूमत जो जिसके ऊपर इल्जाम लगता है कि जी मुबैना तौर पर 17 सीटों की हुकूमत है, ये क्या पीटीआई को कुछ देने की पोजीशन में है? ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है। या वो चीजें देने के लिए आपको जाना फिर एस्टेब्लिशमेंट ही के पास पड़ेगा। तो फिर अगर मुतालबा करते हैं जी बाकायदा हमारी बहरास उनसे बात, जब भी बात हो तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है जी। सही, मतलब स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है भी या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना साहब, ये डील के हवालों से जो चहमगोइयाँ होती रही, अब उसके ऊपर जरदारी साहब की जो ऑल ऑफ अ सडन एक टोन रही खान साहब को लेकर, उन्होंने कहा कि जेल तो पूछती 2 साल बाद है कि कैसे हो आप, इस तरह की बात कर दी कि जेल काटने के लिए जो हिम्मत और जो बहादुरी चाहिए वो खान साहब नहीं शो कर रहे, और वो तो बाहर आना चाह रहे हैं, वो तो डील मांग रहे हैं। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी की जाती है कि दरअसल जो स्पेस पीटीआई को मिलनी थी उसके रास्ते में पीपल्स पार्टी भी हायल है, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। आपकी रीडिंग भी ये है या फिर स्पेस वाला सवाल ही पैदा नहीं होता? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये चाहे तालिबान और इंडिया मिल जाएं या सियासी जमातें हमारे यहाँ बात करें। जो बात हो रही थी कि रिवायती सियासत की वाली पार्टी बन गई है पीटीआई, तो 2018 में जब इलेक्शन के आम दिन नज़दीक थे और पीटीआई के टिकट्स नहीं बट रहे थे, मैं अब हमारे रिपोर्टर उस वक्त थे वो कनाडा चले गए, सोहेल चौधरी, उनके साथ जाके असद उमर से मिला। उन्होंने मुझे मैसेजेस दिखाए अपने ब्लैकबेरी से कि ये मैंने खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को और ये जहांगीर तरीन सब इनको मैसेजेस किए कि हम क्यों नहीं टिकट बांट रहे। उस वक्त तक वो उस पोलिट ब्यूरो में शामिल नहीं थे जो महकमा ज़राअत के साथ इजाद करदा टिकटें जनूबी पंजाब में तय करा रहा था। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान लगे हुए थे। वो एक घुमन साहब होते थे लाहौर में, जो एक और फिर एक आखिरी एडवाइज़र की लिस्ट थी जो उस्मान बुज़दार की थी। इमरान खान उन्हें मैसेजेस किया करते थे कि ये डलवा दो, ये निकलवा दो। तो आप वो लिस्ट में देखेंगे तो आपको, चूंकि हमारे दोस्त है मैं नाम नहीं ले रहा, वो लिस्ट में मौजूद है, एडवाइज़र लगाया गया था उन्हें, स्पेशल असिस्टेंट कैबिनेट की जो लिस्ट इशू हुई थी। तो ये काम पीटीआई को, अब आप ये कहानियां बिल्कुल छोड़ दें कि जी ये तो बड़ी वसूली, सब ने अपने अपने हिस्से जितना जिसका जोर है, और फिर लड़ाई हुई, फिर वो चले गए। जरदारी साहब उसी सियासत को लेके बढ़ रहे हैं। जरदारी साहब तो सियासतदान है ना जी, वो और नवाज शरीफ हों, उनके ऊपर तो इल्जाम ही यही था कि ये तो मुक जाते हैं, ये फलाने हो जाते हैं। भाई आप भी तो मुका करके 18 में इलेक्शन में आए थे ना, आपके लिए बाकायदा धांधली मैनेज की गई थी। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि 18 में ठप्पे अंदर लगे थे, 24 में बाहर लग गए। फर्क क्या है? इस पे बहस तब होगी जब आप दोनों को मान के आगे आइंदा नेक चलनी का सबूत देने के लिए आपस में बैठेंगे। जो नहीं बैठ रहे, जो खान साहब, जो आमिर साहब अभी बात कर रहे थे कि वो भी फिर उन्हीं से बात करना चाहते हैं कि जिनके पास इख्तियार है, तो भाई फिर जाएं, वो तो नहीं कर रहे। मैंने पिछले मंगल को ये ट्वीट किया था कि भाई मैं मिला उन लोगों से जो फैसले में अहम होते हैं, और इमरान खान के हवाले से कि वो वहां खड़े हैं जहां जनवरी 2025 में इमरान खान को सजाएं दी गई थी कि कोई रास्ता नहीं, और अभी तक भी कोई रास्ता नहीं है। तो रास्ता किसने लेना है? उनकी पार्टी ने।
और जिन लोगों ने रास्ता देना है वो कहते हैं इमरान खान से हट के रास्ता ले लो। तो उनको भी पता है, जो लोग पीटीआई के अंदर ओरिजिनल हैं, कि भाई उसके बगैर हमारा भी कुछ नहीं। लेकिन रास्ता तभी बनेगा ना कि इमरान खान को जो मैसेज बकौल मुराद सईद के अटक जेल में पहली दफा दिया गया था, और फिर बाद में भी मुसलसल ये बातें आती रही कि आप 2-3 साल खामोश हो जाए। आपने 2.5 साल तो जेल में गुजार लिया और आप खामोश नहीं हुए। तो अब आपने फैसला करना है। मेरा नहीं ख्याल कि वो घुटनों के बल एस्टेब्लिशमेंट को ला सके हैं या नियर फ्यूचर कोई ला सकेंगे। अब अच्छे बच्चे बने, बुरे बच्चे बन गए। सुहेल अफरीदी कुछ दिन ठीक हुए, फिर उन्होंने दोबारा वही टोन शुरू कर दी। देखें, जो काम तालिबान के साथ हमारी एयरफोर्स ने, फौज ने जाके किया, वो हमारे वजीर आला ने अपनी फौज के साथ तीरा के ऊपर 13 बंदों का वो डाल के मलबा और बराबर करने की कोशिश की। यही वो बयानिया है जिसपे बार बार कहा जाता है कि आप अपनी गवर्नेंस पे तो तवज्जो करते नहीं, आप सूबे में सीटीडी को तो अच्छा करते नहीं, लेकिन उनके लिए, उन तालिबान के लिए जो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के आम आदमी, पाकिस्तान की मसाजिद, उन सब के ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, आप उनके लिए मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, तासुर बनाते हैं। तो वो गड़बड़ बनती है और गड़बड़ हो चुकी है। ये डैमेज ठीक ठाक किस्म का है। मतलब वो जो हमारे यहाँ कुछ लोग किताबी निसाबी बातें करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे काम चलता है अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, बाकी कोई लाशा नहीं है, कोई कहानी नहीं है। इमरान खान भी दाव के चक्कर में है, उनका लग नहीं रहा, जिनका लगा हुआ है वो इनका लगने नहीं दे रहे। अब बात सिंपल सी है कि जरदारी साहब को भी पता है कि मुझे अगर स्पेस लेनी है तो मैंने पीटीआई को नहीं उठने देना। उनको कुछ फीलिंग हुई कि या तो नून बहुत आगे चली जाएगी तो मैं पीछे न रह जाऊं, और जख्म उन्होंने इमरान खान के हाथों से जाती तौर पे खाया है। पुराने जख्म इन सब ने भुलाए हैं एक दूसरे के साथ। महमूद खान अचकदई हो, मौलाना फजलुर रहमान, वो ताज़ा तरीन है। जरदारी और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत करके पीछे हटे हैं। सियासी तौर पे ताबड़तोड़ हमले दोनों ने किए हैं, और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जिंदगी में शुरू हो गए थे जब उन्होंने, वो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं जी नवाज शरीफ काला कोट पहन के चले गए। भाई मरियम, ये जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, ये वहां पे जो दुबई के पैलेस में मुशर्रफ साहब के साथ कर रही थी ना, उसमें भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर आए हुए थे कि क्या होना, और फिर उनकी वापसी हुई थी। तो ये चीजें मिसाक जमहूरियत पे, सियासत में सब ने अपनी अपनी बारी पे अपना अपना रास्ता लेने की कोशिश की है, जो आज भी जरदारी साहब कर रहे हैं कि वो किसी तरह पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस को बढ़ा सकें। ठीक है, नहीं बढ़ सकती, कैसे होगी वो अब हमारे आने वाले दिनों में एक बतौर तालिब इल्म हम देखेंगे कि क्या बनता है। सही, जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं पीटीआई जिसकी तलाश में है, वो भी उनके पास मौजूद नहीं है, अदरवाइज़ उसको यूटिलाइज ज़रूर करते। नसरुल्लाह साहब, ये जो आपने बात की कि हुकूमत कुछ अहमकाना बयानात देकर अपने आप को उलझा लेती है, अब ऑप्टिक्स का इशू इतना बढ़ गया है कि चलें बसंत के बाद एक इमेज बिल्डिंग हुई पंजाब गवर्नमेंट की, अब उसका उसी स्पीड से रिवर्सल हो गया जब हमने ये गल्फ़ स्ट्रीम के तैयारे की खबर सुनी, जो कि जनवरी के पहले हफ्ते से पाकिस्तान की एयर स्पेस में है, लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल गुफ्तगू सामने नहीं आती। जितने की पीआईए फ़रोख्त की उतने का तैयारा ख़रीद लिया, इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। फिर सीसीडी के हवाले से रिपोर्ट्स के 1000 बंदा मार दिया इन्होंने। ऑप्टिक्स का बहुत इशू नहीं है, नैरेटिव बन नहीं पा रहा गवर्नमेंट से। आपको लगता है कि इस तरह की खबरें डैमेज कर रही हैं? देखिए, प्रोपेगेंडे का दौर है, और जो जितना बेहतर प्रोपेगेंडा कर लेता है उसी वो आपको नज़र आना शुरू होता है। हम सबको वही नज़र आता है। मसला ये है कि हुकूमत जो है वो हमेशा प्रोपेगेंडे में बैकफुट के ऊपर होती है। ये कोई भी हुकूमत अब उठा के देख लीजिए, क्योंकि हुकूमत के ऊपर तनकीद जो है वो एक बम्बारमेंट की तरह होती है। आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, मुखालिफ जमातें भी करेंगे, तजियाकार भी करेंगे। हुकूमत हमेशा हमारे यहाँ कटहरे में खड़ी होती है। अब इस जहाज़ की मिसाल ले लीजिए, अगर ये जहाज़ जो है कोई भी हुकूमत ले, सिंध हुकूमत ले, तब भी इतराज़ शुरू हो जाएगा। हालांकि सिंध गवर्नमेंट के पास भी जहाज़ है, सारे सूबों के पास जहाज़ होते हैं, पंजाब के पास भी। चौधरी परवेज़ साहब ने भी जहाज़ लिया था जब उस वक्त जहाज़ की ज़रूरत पड़ी थी, और वो ख़राब हो चुका है, पुराना जहाज़ हो गया। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए या किसी मरीम नवाज शरीफ साहब का अपना जहाज़ तो नहीं है कि उन्होंने जहाज़ ले लिया, अगर कल वो सीएम नहीं रहेंगी तो जाकर वो उसको रायबंड में खड़ा कर देंगी। ये तो हुकूमत पंजाब का जहाज़ है। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा की स्टेटमेंट में नुकसान नहीं पहुंचाया गया इसको। देखिए, कुछ बयानात ऐसे होते हैं जो हुक्मरानों को नहीं देने चाहिए, मैं समझता हूँ, और उसे अवॉइड किया जाना चाहिए। लेकिन जब आपके ऊपर बम्बारमेंट हो रही होती है ना, तो फिर आप इसी तरीके से आगे से जवाब भी देना शुरू कर देते हैं। हम ज़्यादा शायद मेरे ख्याल में क्रिटिक सोसाइटी बनते चले जा रहे हैं। आप देखें ना, अगर किसी की सिक्योरिटी के ऊपर, मैं सुहेल अफरीदी साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, क्या सुहेल अफरीदी साहब को अगर सिक्योरिटी मिलती है या किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में, बम प्रूफ गाड़ी में सफ़र करते हैं, तो क्या मुझे उस पर सवाल करना चाहिए? हरगिज़ नहीं करना चाहिए। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, उसके लिए अगर आप सिक्योरिटी नहीं देंगे तो आप उसको क्या देंगे? फिर जब ये बात की जाती है जी कल तक तो ये यहाँ घूम रहे थे ऐसे, भाई उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, अब नाउ ही इज़ द चीफ मिनिस्टर।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। अब आपको उनकी सिक्योरिटी को इसलिए यकीनी बनाना है कि किसी सूबे के अंदर अगर आपके इस जगहों पे जो ओहदों पे लोग बैठे होते हैं, जब वो टारगेट होते हैं तो पूरा मुल्क के लिए बदनामी का बात। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये किया जाता है, जो उनके नाक़दीन है वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं, पूरा पैराफर्नेलिया है, इसकी जरूरत क्यों पेश है? बहुत सारी जगहों पे आपके हेली नहीं जा सकते, आपको रात को सफ़र करना पड़ता है, हेली पे सफ़र करना मुश्किल हो जाता है, फिर आपका टाइम जितना कंज्यूम होता है। मेरे ख्याल में ये इस मुल्क के इतने बड़े मसाइल हैं नहीं कि वज़ीर आज़म साहब के पास त्यारा हो या चीफ मिनिस्टर के पास त्यारा हो, ये इतने बड़े इशू नहीं है। इशू ये हैं कि इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जनाब आप गुर्बत कम कैसे कर रहे हैं, आपने जो मंशूर दिया था आप आवाम को, उस पर आप कितना अमल दरामद कर रहे हैं, आप गुड गवर्नेंस कैसे कर रहे हैं। जो असल में होता ये है कि ये जो गैर ज़रूरी तनकीद होती है ये हुक्मरानों को बचा जाती है, जो उनकी जो नाअहली होती है गवर्नेंस के हवाले से वो छुप जाती है। हम कभी कपड़ों पे तनकीद कर देते हैं, कभी जहाज पे तनकीद कर देते हैं, फायरवॉल के फेलियर की बात हो रही है। देखिए ना, फायरवॉल 40 अरब ज़ाया कर दिए। मैं गुजारिश, उस पर राना साहब ने कहा 40 नहीं 80 अरब लग जाएंगे, 400 अरब लग जाएंगे। 400 अरब हुकूमत नहीं लगाएगी, ये सियासी बयान तो हो सकते हैं। अगर फर्ज करें किसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है या किसी ने फायरवॉल लगाई है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी है तो आपके ख्याल में हुकूमत छोड़ देती है ठीक करवाए बगैर या चीज़ों को मैनेज किए बगैर? और हुकूमत ने जो चीज़ें अचीव की हैं हुकूमत कभी नहीं बताएगी कि फायरवॉल से अचीव क्या कर लिया गया। अच्छा। ऐसी सीक्रेट चीज़ है ना, ये हुकूमत कभी सामने नहीं लेकर आएगी कि हमने अचीव क्या किया, अचीव हमने क्या करना है, आइंदा के गोल्स क्या हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत अपनी डायरेक्शन पे काम कर रही होती है, हमें और आपको एक तासर दे रही होती है कि नहीं जी हमें इसमें नुकसान हो गया, इसमें ये चीज़ हो गई। लेकिन मलिक साहब मसला ये है ना, रिसेंट ये बयानात आने नहीं चाहिए, आपकी बात दुरुस्त है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बयानात आने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सियासत है ही बयानात की सियासत, इमोशंस की सियासत है। तो बयानिए की सियासत का फिर क्या होगा अगर गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स बन भी जाए कोई मसला नहीं है, मसला तो है। दो चीज़ें, एक तो मैं समझता हूँ हुकूमत हमेशा कटहरे में होती है, उसका बयानिया बनाना मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ख्वाहिशात लोगों की भी बहुत बड़ी होती है ना, हम हुकूमत से भी चाहते हैं। मैं कल ही ओबामा प्रेसिडेंट जो साबिक प्रेसिडेंट है अमेरिका की, उनकी तकरीर सुन रहा था, तो वो एक स्पीच में कह रहे थे कि अगर आपने वोट दिया तो इट डजंट मीन कि आप जो है वो क्विकली कुछ चेंज मुझसे तस्वर कर लें, इट विल टेक टाइम। उसने कहा पॉवर्टी रहेगी, उसने कहा इश्यूज रहेंगे, उसने कहा इंश्योरेंस के मसाइल रहेंगे आपके, ये इसको हम डायरेक्शन ठीक कर लें, ये भी बड़ी बहादुरी है 5 सालों के अंदर। देखिए हमारे यहाँ तो हम समझते हैं आज हुकूमत आई है, कोई भी हुकूमत हो, इमरान खान साहब आए, लोगों ने कहा खान साहब आ गए 200 अरब, कुछ उनके बयान भी इस किस्म के थे, जनाब करप्शन खत्म कर देंगे। करप्शन कोई अलादीन के चिराग से खत्म हो नहीं सकती, ओवरनाइट नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता ये बात आपकी दुरुस्त है कि हुकूमत को जो बयानिया अपना बनाना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हुकूमत की भी कोताही है। एक हुकूमत कटहरे में होती है, दूसरा हुकूमत की अपनी कोताही भी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आमिर ज़िया साहब, पख्तूनख्वा के अगर हालात की हम बात करें तो पिछले 2 दिनों में पहले एक DSP समेत 3 एहलकार जाँ बाक होते हैं, उसके बाद में करक में हमने क्या देखा कि दहशतगर्द जो हैं वो क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, FC के कैंप पर अटैक करते हैं, फिर बाद में जो ज़ख्मी हैं उनको एम्बुलेंस लेकर जा रही होती है उसको भी टारगेट कर देते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जिस चीज़ से मुझे इशू है वफाक पर तनकीद अपनी जगह, वो ये है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत का बहुत ही ज़्यादा एक साइलेंट और साथ साथ अपीजिंग बिहेवियर रहा है तालिबान को लेकर। अभी आयना वज़ीर जो कि एक 8 साल की बच्ची थी जिसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो बॉलिंग कर रही है, उसके बाद में एलिजिडली एक एब्डक्शन हो जाती है, उस पर भी वज़ीर आला साहब कुछ नहीं कहते। तो ये सारी सूरत हाल में ये जो इल्ज़ामात हैं जो सरदार बाबक की तरह के लोग या ANP के बाकी लोग PTI पर लगाते हैं कि ये तालिबान को भत्ता भी जा रहा होता है, इन्हें कोई इशू नहीं होता, वो बहुत से एरियाज़ कैप्चर कर लेते हैं, इन्हें कोई इशू नहीं होता, ऑपरेशन की बात करें इन्हें उस पर इशू होता है, तो फिर ठीक है आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए, लेकिन पख्तूनख्वा की बहुत से इलाकों में तो इस्टेब्लिशमेंट तालिबान बने हुए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बात करते, बोलते क्यों नहीं? मुजम्मिल साहब, मुझे लग ये रहा है कि ये जो श्रिंकिंग स्पेस है खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी, दोनों अलग अलग सूबे हैं, अलग अलग उनके चैलेंजेस हैं, लेकिन एक चीज मुश्तरक है कि वहां पे स्पेस श्रिंक हुई है। अच्छा, अब वहां पे जो लोग वहां के मकामी लोग हैं उनको अगर वहां पे सर्वाइव करना, ऑपरेट करना है तो बाज़ औक़ात वो खामोशी इख्तियार करते हैं, हमें इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब कराची तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में हमें बताया कि किन किन इलाकों में जो है रेट खत्म हो जाती है, कभी शाम को रेट खत्म होती है किसी इलाके में, किसी में पूरी रात नहीं होती, और कहाँ कहाँ पे भत्ता देना होता है, ठीक है ना। तो ये एक तल्ख हकीकत है। अच्छा, उसमें अगर आप ये तवक्को करें कि ये लोग जहाजी बनकर मतलब इनको तनकीद करते रहेंगे, क्योंकि असल इशू जो है वो तो बॉर्डर से निकलता है ना, कि आप हमारे यहाँ जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई है
उसमें हर्बल दस्ते का किरदार कौन अदा कर रहा है? उसमें वो पाक फौज कर रही है, पाक फौज कुर्बानियां दे रही है। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबियां या फेलियर्स हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार यकीनन वफाकी हुकूमत है। उन दोनों चीजों की वजह से या उसकी कामयाबियां या नाकामियों की वजह से उसका मलबा जो है वो सूबों में पड़ता है। तो वो क्राइसिस जो होता है बाहर से होकर आ रहा है, जिसका इतराफ जो है वफाकी हुकूमत भी कर रही है। और क्योंकि केपी की जिस तरह की वहां पे सूरत हाल है, तो वहां पे बहुत सारे ख्यालात को जो है मतलब जो तालिबान स्टाइल की चीजें हैं उसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन वहां का जो सेक्युलर हमारा पश्तून भाई है वो उसको रद्द करता है, जो लिबरल है वो रद्द करता है, लेकिन बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं उनके दिल मिलते हैं उन तमाम बातों से। तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। तो बजाय इसके कि एक दूसरे पे तनकीद की जाए, वहां पर आपको सोचना है कि ठीक है, एक तो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, लेकिन हमारे और क्या क्या लिवरेजेस हैं जिसको हम इस्तेमाल करके इस चीज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वहां पे इंतहा पसंदी का खात्मा कर सकते हैं, उस सोच का खात्मा कर सकते हैं, और दहशतगर्दी जो एक्टिव टेररिज्म उसका खात्मा कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आमिर साहब प्रायोरिटीज का इशू नहीं है। अब इस सूरत हाल में जब आपकी 4000 कैजुअल्टी 2 साल में हो गई है, तो वज़ीर आला साहब जो हैं वो रिहाई फोर्स बनाने में मसरूफ़ हैं, और चलें विफाक कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है या एहतजाज करना है तो इन अवाम जो जिनका डैमेज परसिस्टेंट दिखाई दे रहा है उनके लिए कर लें। 1 पॉइंट एजेंडा से बाहर भी नहीं आ रहे ना वो। बात ये कि हमारे मुल्क में इतने ज्यादा कंट्रडिक्शन हैं और हर कंट्रडिक्शन अनरिजॉल्व है। ठीक है, बहुत सारा अब जाहिर है कि अगर उनकी सियासत है, उनकी सियासत के अंदर जो है वफाक जो है वो रोड एटकार है। अगर वो फर्ज करें इमरान खान जेल में होते हैं, उनकी पार्टी के जो की लोग हैं, यास्मीन राशिद साहब और बहुत सारे नाम जो हैं वो जेल में हैं, आम तस्वुर उनकी पार्टी में कि जनाब बेगुनाह लोग हैं, इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वहां पर हुकूमत जो है मतलब जब आप एक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, किसी को साथ में लाना होता है। ये तो नहीं कह सकते कि मुजम्मिल साहब मैं आपको मतलब आपकी तौहीन भी करूं, मैं आपके साथ ज्यादती भी करूं, लेकिन इस मामले पे आप मेरा साथ दें। ये आइडली किताबी दुनिया में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए अपने मफादात से बढ़कर, लेकिन बाज़-औक़ात आप यरगमाल बन जाते हैं हालात के। और यरगमाल इसलिए बने हुए कि इस मुल्क में गुज़श्ता 4 साल में जो कुछ हुआ है। एक बात बताइए ना कि ये जो शहबाज हुकूमत जब से आई है, PDM 1 की हुकूमत ले लें और PDM 2 की, इसमें एक इन्होंने तसलसल के साथ एंटी टेरर एक पॉलिसी अपनाई, उसका हमने देखा कि फायदा नहीं हुआ, बल्कि दहशतगर्दी का फ्रीज मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। उसकी गवाही जो हमें कैजुअलिटी के फिगर दे रहे हो। तो मतलब ये कि जो आप मुस्बा लेके चल रहे हैं वो हल नहीं कर रहा मसले को, मजीद पेचीदा कर रहे हैं। बिल्कुल आप अटैक करें, बिल्कुल मारें लोगों को, लेकिन साथ साथ और भी चीजें करने की होती हैं जिसका नेशनल एक्शन प्लान में उस पर अमल करना चाहिए। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। अफगानिस्तान के साथ जब तक मतलब अफगानिस्तान के साथ एक बिल्कुल रवैया कि जी हमने जाके बॉम्बिंग कर दी, मना कर दिया, लेकिन क्या सोल्यूशन है? हमें पूछना चाहिए हमारे और क्या क्या लिवरेज इस्तेमाल क्यों नहीं करते और क्या वजह है? बड़ा बुनियादी सवाल है कि भाई अगर आपने कहा, आप ही की एस्टेब्लिशमेंट कहती थी, हम तो तसलसल से देखते हैं ना चीजों को, आप कहते थे कि जी ये हमारे हरीफ हैं अफगान तालिबान, अब वो हरीफ बन गए। तो बड़ा बुनियादी सवाल है, क्या हमने मिसमैनेज किया या उनको? बिल्कुल, ये मिसमैनेजमेंट एग्जैक्टली। इस पे राना साहब आई हैव द लास्ट मिनट। इस पे दहशतगर्दी के ऊपर कंसेंसस बनाने में आपको क्या लगता है कि विफाक और सूबा दोनों गैर संजीदा हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ BLA का चैलेंज है, एक तरफ अफ़गानिस्तान में हमने बॉम्बिंग की, TTP की रिसर्जेंस हो रही है, हिंदुस्तान की तरफ से ईस्टर्न बॉर्डर पे थ्रेट्स हमें महसूस होते हैं। तो फिर ये स्क्वीज़ होते जाएंगे, तो इसके लिए एक ब्रॉडर एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कैसे बनेगा? कौन नहीं होने दे रहा ये? देखिए, वो फोर्स पे बात हो रही थी तो PTI की फोर्स पे बात हुई, तो यही PTI मौलाना फजलुर रहमान की रज़ाकार फोर्स पे इनके बयानात उठा के देख लें, वो जो डंडे लेके खड़े होते थे अपने जलसों की सिक्योरिटी के लिए। ठीक, तो ये तो बैलेंस बात है ना, एक ही जैसी कि जब जिसको जरूरत होती है वो ये नारे लगाता है। आमिर रियाज साहब ने जितनी सारी बात की, वो PTI का वो नैरेटिव है कि जब बॉर्डर से फौजी रोक नहीं सकते दहशतगर्दों को तो हम क्या करेंगे, जिसका जवाब DGI SPR ने पब्लिकली दिया कि 25 से 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे हमारी 1200 कुछ किलोमीटर की KP की बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और हमारी एक चौकी होती है, और जब वो बंदे क्रॉस कराते हैं तश्कीलें, तो हमारी चौकियों पे फायरिंग करते हैं और बीच में से बंदे करते हैं। आगे तो पूरी सूबाई हुकूमत है ना, रोक रहे हैं फौजी हर जगह पे, इतनी तादाद नहीं है कि एक एक इंच पे खड़े हो जाएं। तो सोल्यूशन कैसे निकालें राना साहब? ये वो एक मिनट, ये सारा वो नैरेटिव बेचा जाता है जो PTI का है कि जी भाई जब आप गवर्नेंस की तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे, जो आपके इलाके अमलदारी से निकलते हैं, आप उनमें उनके लिए कोई लफ्ज बुरा नहीं कहते कि हमें कुछ ना कहना,
तो फिर कैसे होगा? फिर यही था जो वफाकी हुकूमत में वजीर आजम ने ऑफर की और वजीर आला केपी को बुलाया, फिर गवर्नर के साथ उन्होंने एपेक्स कमेटी की और अब वो फिर अपने सोशल मीडिया के दबाव में या उन्होंने जो पॉलिसी बयान दिया कि ये तो फौज के साथ ही तो हमारी इस मसले पे लड़ाई है। तो ये मसला इस तरह अब जो हमने शुरू किया है मेरे हिसाब किताब में कि अफगानिस्तान में जाओ, घुसो, मारो और वहां पे निकलने न दो, ये हल होगा। और यहाँ पे अपने आप को सीधा सीधा रास्ता इख्तियार करना होगा, बात भी करें और डंडा डोली भी करें। बिल्कुल, काइनेटिक्स भी हो और गवर्नेंस भी बेहतर की जाए। वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया अनसुल्लाह मलिक साहब, आमिर राना साहब, आमिर ज़िया साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।